शुरुआत करती हूँ अपनी कविता से, क्योंकि मुझे चित्रकारी का भी शौक़ है चिकित्सा के साथ साथ। तो पहली कविता रंग पर। मैं सोचती रही आज़ादी है मुझे चुनने की रंग अपनी पसंद के। मैं सोचती रही आज़ादी है मुझे चुनने की रंग अपनी पसंद के, किंतु यह संभव ना हुआ कभी। बाहर की दुनिया के लिए मैं भी एक रंग थी जो बहुत साफ ना था। मुझे मनाही थी उन सपनों को देखने की जिनका रंग हरा था। लाल मुझे उनके ज्योतिषी ने पहनने से मना किया था, क्योंकि मेरा मंगल भारी था। उन्हें पीला मुझ पर जचता न था, काला अशुभ था, नीला केवल वे पहन सकते थे। सफ़ेद पहनने से उन्हें दाग लगने का डर था मेरी अस्मत पर, और उन्होंने भी सफ़ेदी का जामा पहन रखा था। भला मैं बराबरी कैसे करती। वे कहते गुलाबी बहुत नाजुक है मेरे लिए, और उसे पहनने की मेरी उम्र जा चुकी है। कत्थई रंग की कई कहानियाँ थीं उनके और मेरे बीच, जिनके कथानक बहुत अच्छे ना थे, और एक दर्द जैसा जग गया था कत्थई रंग का मेरी आँखों में। नारंगी बहुत प्रचलित था उनके बीच। मुझे रंग तो पसंद था, मगर वे नहीं, तो मैं पहन नहीं पाती। तो मैं बदरंग सी लेटी रहती शाम के किसी छोर से, अपने बालों को गूंथ कर एक बेरंग फीका सा रिबन लगाकर। मैं पड़ी रहती बैजनी रंग की उस बेला में जहाँ मुझे परहेज था दिन और रात के मिलने से। स्याह रात का नकाब ओढ़ अपने बिस्तर के किसी कोने पर पलट कर रखी हुई किताब की तरह वे मेरा नाम पुकारते रहते। मैं सुनकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, क्योंकि मैं छोड़ चुकी थी उनका हर एक रंग। इस कविता का शीर्षक है अहाते में रखा मटका। स्कूल के अक्षर ज्ञान ने माँ से माँ के साथ मटका भी सिखाया। प्राचीन समय से मटके को हमारी उर्वर सभ्यता का प्रतीक बताया। बनते देखा मैंने इसे कुम्हार के घर चक्के पर, जो सीधा रखने पर बन जाता पात्र और वाद्य यंत्र उल्टा रखने पर। बचपन से मटका मुझे मुझसा ही दिखा, गोल जैसे बना हो मेरी ही मिट्टी का। माँ कहती कि मेरे गर्भ में आने पर मटके सा हो गया था उनका पेट, और यह भी कि मेरा जन्म मटके में ही हुआ। प्राचीन दिनों में घरों में मटके में डिलीवरी कराई जाती थी, और मैं घर में पैदा हुई थी, तो मुझे मटके में ही झेला गया था। तो उसका ये संदर्भ है कि मटके सा हो गया था उनका पेट, और यह भी कि मेरा जन्म मटके में ही हुआ। दादी माँ की घर की रसोई में रखा मटका हर वक्त मेरी प्यास बुझाता। मटके में के प्रेम में पड़ी मैं दिन में कई बार अपना गाल मटके के गाल से लगाती। भीषण गर्मी के दिनों में ठंडे मटके को बाहों में भर मैं रोमांच से भर जाती। किंतु जैसे जैसे बड़ी हो रही थी मैं, मेरी कविताओं में मेरे भीतर का टम्बकटू चलने वाला मटका बदल रहा था अब मेरे लिए। मैं अब छू नहीं सकती थी उसे महावारी के उन दिनों में, उस तरह से जिस तरह वे लोग भी नहीं छू पाते जो धर्म ग्रंथों के अनुसार नीची जाति में आते। उनके लिए एक अलग था मटका बाहर अहाते में रखा। अहाते में रखा मटका भी दिखता घर के मटकों की ही तरह, गहरा गोल वाद्यंत्र जैसा, भरता ठंडक पानी में कुछ अधिक, भीतर रखे मटकों से बुझाता अधिक गहरी प्यास, करता आकर्षित अधिक अपनी ओर, रखा बाहर अहाते में। एक महान हुनर कविता का शीर्षक है। पता नहीं अपराध था या नहीं, जब दादा की नज़रों से बचा कर रखे बीड़ी के बंडल से दूर गली में जाकर मैंने बीड़ी का पहला कश खींचा था। तब इल्म नहीं था अपने भीतर की लौ का। उस दिन बीड़ी के साथ साथ पी गई मैं अपना एहसास कमतरी, और उस दिन से अधिक हो गई थी मैं
अधिक बड़ी, अधिक निडर, अधिक विद्रोही, अधिक बदतमीज, अधिक गैर जिम्मेदार और अधिक संवेदनशील। बीड़ी के बंडल को पूरा पी लेने की चाहत लिए अपनी बेतकल्लुफी में छानती रही छोटी छोटी गलियां, जहां मिली मुझे घर के बाहर की बेपर्दा बेपरवाह दुनिया। यहाँ गलियां नालियों से बटी बटी, आपस में सटी सटी, एक दूसरे के कान में खुसफुसाती, चटकारे ले लेकर एक दूसरे के किस्से सुनाती। यहीं किसी सकरी गली में मिट्टी के मकान में रहती थी एक बूढ़ी अम्मा, जो नमीदार सूखे तेंदू पत्ते से बीड़ी बनाती। वह पत्ते की नसें काट कर उसमें बारीक तंबाकू भर उसे शंकु के आकार में बारीकी से घुमाकर एक महीन सा धागा चढ़ाती और इस तरह कर गई मुझे संस्कारित बीड़ी बनाने के महान हुनर से, ये कहते हुए कि इसे सीखने से जीवन में बेरोजगारी नहीं आती। क्योंकि स्त्री विमर्श चल रहा है तो स्त्री की संरचना को लेकर एक कविता जिसका शीर्षक है संरचना। मैंने ये जाना कि मनुष्य की संरचना तय है मनुष्य के बनने से ही, कोई खास बदलाव नहीं आया उसमें कभी। इधर स्पष्ट कर दूं कि मनुष्य में जितना आते हैं पुरुष उतनी ही शामिल हैं स्त्रियां भी। फिर क्यों स्त्री देह जिज्ञासा का विषय है? युग बीत जाने पर भी आश्चर्य है स्त्री की संरचना को स्वीकृति ना मिल पाना, इतनी वैज्ञानिक प्रगति होने पर भी। जारी है उसे अजब अचंभे सा देखना या अनाधिकृत टटोलना इस आधुनिक युग में भी। क्या आवरण से ढकी स्त्री बच सकती है नग्न होने से कभी नजरों में किसी पुरुष की? यहाँ मुझे याद आती है कहानी द्रौपदी चीरहरण की, जब पांडव भरी सभा में हार गए थे उसे जुए में और वह लज्जित हो चीख रही थी न्याय के लिए, रोक रही थी खींचने से अपना आवरण, कर रही थी याद कृष्ण को। कृष्ण आए और बढ़ा दिया उसका चीर, भगवान जो ठहरे। इस दृश्य पर बहुत तालियां बजाई थी सभी ने। तो क्या रोक पाए थे कृष्ण उसे निर्वस्त्र होने से सही मायनों में? क्या वह निर्वस्त्र नहीं हो गई थी सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति की कल्पना में? और आज भी जब इस बात का जिक्र होता है वह अनावृत हो जाती है किसी प्रेक्षागृह की तरह हमारे जहन में, और हम कृष्ण को ढूंढते फिरते हैं उसके आवरण के लिए। सोचिए, जो कृष्ण समय पर ना पहुंच पाते तो भी वे एक स्त्री की संरचना से अधिक और क्या देख लेते। चलिए, एक और पढ़ने की अनुमति है मुझे, तो आखिरी और छोटी सी कविता, ये भी स्त्रियों को ही समर्पित। स्त्रियां रसायन से चलती हैं, इसका शीर्षक है सांसों के अलावा स्त्रियां रसायन से भी चलती हैं। एक जैसा नहीं रहता उनका मन और इसलिए हमेशा हंस नहीं सकती। उनके भीतर के स्टार्च रसायन से जब भी कोई भाव मिलता है वह और गाढ़ा हो जाता है, जिसे तरल करने के लिए कई लीटर पानी डालना होता है उन्हें उनकी भावनाओं पर। संबंध पानी और स्त्री का प्रगाढ़ है। वे स्त्री को पानी से भरा देखना चाहते हैं, इसलिए जितना पानी है उतने ही घड़े हैं स्त्रियों के पास उसे सहेजने के लिए। मेरी माँ कहती, स्त्रियां अपने बच्चों को पोसते हुए गागरों से दूध पिला देती हैं। मुझे नहीं लगता किसी के पास इसका कोई हिसाब है। और वह ये कहती कि स्त्रियां बेहिसाब देती हैं बिन कुछ वापस लिए। मैंने पाया कि इस उदारता में वे सबसे अधिक गंवाती हैं अपना समय, और शायद इसलिए घड़ी के मायने अलग हैं उनके लिए। वे घड़ी में या तो उसके डायल का आकार देखती हैं या उसके पट्टे की मैचिंग। वे समय से अधिक सरोकार नहीं रखती और उसकी पाबंदी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके विपरीत स्त्रियों की देह अनुशासित है। अनुशासित देह और स्वच्छंदी मन शायद संघर्षपूर्ण जीवन के लिए अपर्याप्त थे, इसलिए उन्हें गाढ़े दागों की काया के साथ बेदाग जीवन जीने का फरमान मिला। और स्त्रियां जीती रहीं इस करीने से कि कोई दाग ना लगे कभी उनके कपड़ों पर और उनकी अस्मत पर।
जबकि उन्हें होना चाहिए थी आज़ादी बड़े बड़े धब्बों के साथ शान से जीने की। बहुत बहुत शुक्रिया।